आज हम मॉड्यूल 7 पढ़ेंगे। मॉड्यूल 7 मयरिंग परफॉर्मेंस, 3 की लर्निंग पॉइंट्स हैं इसके। व्हाट्स परफॉर्मेंस, मेजरमेंट अबाउट, हाउ डू यू मेजर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस और व्हाट इज ऑडिटिंग। ये 3 कई लर्निंग पॉइंट्स हैं इस मॉड्यूल के अंदर। हमारा कोर्स इख्तिताम पे है, लास्ट मॉड्यूल है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट्स परफॉर्मेंस मेजरमेंट अबाउट। परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करना है, मेजरमेंट करना क्या है। तो आपको बताता है, ऑल्दो टू मे नॉट रियलाइज इट वी मेजर परफॉर्मेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। हम अपनी ज़िंदगी के ना चाहते हुए भी ज़िंदगी के हर हिस्से को एक मेजर कर रहे होते हैं। वालिदैन अपने बच्चों का मेजर कर रहे होते हैं, स्कूलों के अंदर तो मेजर होता ही है, लेकिन बच्चों की तालीम के ऊपर मेजरमेंट कर रहे होते हैं कि क्या ये बच्चा कैसा जा रहा है, कैसा नहीं जा रहा। हम एक क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं या कोई फुटबॉल मैच देख रहे होते हैं, वो देखते हुए हम आइडिया लगा रहे होते हैं कि यार ये तो आज बहुत अच्छा खेला है, ये इसने तो बिल्कुल आज अच्छा नहीं खेला। तो ये जो हम जिंदगी के हर हिस्से को एक मेजरमेंट कहीं ना कहीं कर ही रहे होते हैं। तो आपको बताता है कि टू मेजर परफॉर्मेंस इन अ यूजफुल वे इंडिकेटर्स मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड टू आंसर क्वेश्चन सच एज। परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए कुछ इंडिकेटर होते हैं, कुछ ऐसी इलामतें, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि जिनको हम पहले इस्टेब्लिश करेंगे कि जब तक हमारे पास किसी भी तरह का कोई इंडिकेटर, कोई इलामती या कोई गाइडलाइन मौजूद नहीं होगी तो हम परफॉर्मेंस मेजर नहीं कर सकते। अब एक ट्रक ड्राइवर को वो आपको दिखाता है कि चला रहा है, अब उसके लिए जैसे इंडिकेटर्स हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड अस, कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, व्हाट हैज़ हैपेंड सो फार, अब तक क्या हो चुका है, और इसके अलावा व्हाट माइट वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अभी भी ज़रूरत है, जिनकी तरफ मतवज्जा हों और उसको बेहतरी की तरफ लाया जा सके, या पहले क्या गलतियां कर चुके हैं जो अब आगे हमने नहीं करनी। ठीक है। इंडिकेटर्स जो हैं 2 तरह के होते हैं, एक होता है रिएक्टिव इंडिकेटर्स, एक होता है प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स। अब measurements that give us information on the outcomes of our previous action are called reactive indicators। आज से पहले जो कुछ हो चुका, पहले प्रीवियस एक्शन जो पहले गुजर चुका, वो तमाम हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर जो मेजरमेंट है, जो पुरानी मेजरमेंट, उसको देखते हुए जो हमें मालूमात मिलती है उसे कहा जाता है रिएक्टिव इंडिकेटर्स, सबका मालूमात। ठीक है। जो भी पहले फेलियर्स हो चुके, जो पहले हादसा पेश आ चुके, उनकी तमाम मालूमात जो हमें मिलती हैं हमारे उसे कहा जाता है रिएक्टिव इंडिकेटर्स, या उससे जो आउटकम्स आते हैं या उससे जो नताइज आते हैं पुराने किसी भी काम के किए हुए। इसी तरह दूसरी चीज़ है प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स, मेजरमेंट्स ऑफ हाउ द करंट सिचुएशन कुड इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर परफॉर्मेंस और नॉन एज प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स। अभी प्रेजेंट में, अभी हम अपने फ्यूचर के लिए जो भी प्लान करते हैं या फ्यूचर के लिए जो भी सोचते हैं कि अब हमने फ्यूचर में अपने इदारे के अंदर या हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर इन चीज़ों के ऊपर अमल करना है ताकि अपने इदारे को मज़ीद बेहतर किया जा सके। ठीक है। तो उसे कहा जाता है प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स। ठीक है। अब आते हैं, आपको एक एग्जांपल दे रहा है कि इफ़ यू वर द मैनेजर ऑफ अ स्टेशनरी सप्लाई कंपनी, आप एक स्टेशनरी की सप्लाई कंपनी में एक मैनेजर हैं, तो व्हाट रिएक्टिव इंडिकेटर्स वुड हेल्प यू टू एवेलुएट योर करंट सेल्स परफॉर्मेंस। अब आपने अपने रिएक्टिव इंडिकेटर्स को कैसे जायज़ा लेना है कि पहले क्या क्या किस चीज़ें होती रही जिस वजह से सेल्स बेहतर नहीं हुई, तो आगे आपने क्या करना है प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स में कि किन चीज़ों में मज़ीद बेहतरी लाएं ताकि हमारी फ्यूचर में सेल्स मज़ीद बढ़ सके। ठीक है। इसी तरह अब वो आपको बताता है कि हाउ डू यू मेजर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, कि हेल्थ एंड सेफ्टी में परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करना है आपने। तो रिएक्टिव मेजरमेंट्स फोकसेस ऑन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन द आउटपुट ऑफ योर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। रिएक्टिव मेजरमेंट्स हमेशा आपको मालूमात फराहम करता है, आपकी साबका होने वाली गलतियों से मालूमात फराहम करता है कि आपने पहले आया किन किन वजूहात की वजह से आपने हादसे का शिकार हुए, कौन कौन से हादसा हुए, क्या क्या गलतियां हुई, तमाम हमें मालूमात आती हैं जिनकी वजह से, उसके आउटपुट की वजह से हम अपने फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए अपने हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। अब सेकंड चीज़ आ जाती है इंजरी इंसिडेंट रेट निकालना। You can use this reactive data to calculate your injury incident rate
इंजरी इंसिडेंट रेट आपको फील्ड के अंदर कोई भी कह सकता है कि भाई हमें इंजरी इंसिडेंट रेट निकाल के दिखाएं, या आज से पिछले 1 साल का इंजरी इंसिडेंट रेट निकाल के दिखाएं। तो इंजरी इंसिडेंट रेट निकालने का तरीका जैसे कि स्क्रीन के ऊपर है, नंबर ऑफ रिपोर्टेबल इंजरीज इन अ गिवन टाइम पीरियड, कि उस जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया इंजरी इंसिडेंट रेट निकालने का 1 साल का दिया गया, तो उस 1 साल में कितने लोग हादसे का शिकार हुए। पता चला 2 लोग इंजर्ड हुए पूरे साल के अंदर। अब नीचे डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, इस टाइम में कितने लोग एक ही वक्त में इदारे में काम कर रहे थे। तो फॉर एग्जांपल 500 लोग काम कर रहे, तो मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। अब आपका आंसर आता है, जैसे 2 रिपोर्टेबल इंजरीज पूरे साल में, 500 एम्प्लॉयज एक वक्त में काम कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, तो आपका इंजरी इंसिडेंट रेट आता है 400 पर 1 लाख एम्प्लॉयज। ठीक है, इंजरी इंसिडेंट रेट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ रिपोर्टेबल इंजरीज इन अ गिवन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। ठीक है, ये है इंजरी इंसिडेंट रेट निकालने का तरीका। Once calculated, you will be able to compare your injury incidence rate with other rates in your industry to measure your performance. अब एक दफ़ा कैलकुलेट करने के बाद आप अपने ही साथ के और इदारों के साथ अपना इंजरी इंसिडेंट रेट कंपेयर करके अपनी परफॉर्मेंस को भी मेजर कर सकते हैं कि क्या हमारी परफॉर्मेंस कैसी है एक हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ आपको मुख्तलिफ इदारों का इंजरी इंसिडेंट रेट कुछ इदारों के हिसाब से उन्होंने बताया हुआ है, क्या क्या आया हुआ है। अब वो आपको बताता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओनली मेजरिंग एक्सीडेंट, इंसिडेंट एंड इल हेल्थ रिपोर्ट्स। हादसात की, वाक़ियों की और सेहत के नुकसान की क्या मेजरमेंट हो सकती है और उनकी लिमिटेशंस क्या क्या है। अब लिमिटेशंस क्या हैं? प्रोएक्टिव मेजरमेंट्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी इज बीइंग मैनेज्ड बिफोर अनडिजायरेबल अक्योर। प्रोएक्टिव मेजरमेंट क्या करता है? आपको मालूमात फराहम करता है ताकि किसी भी गैर मुतवक्का वाक़े से पहले, किसी भी हादसा होने से पहले ही आप हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कर दें, ताकि एक इदारे में एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट फराहम हो जाए। ठीक है, इसी तरह यू विल नीड टू लुक एट द इनपुट्स दैट कंट्रीब्यूट टू हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या क्या इनपुट होंगी कि क्वालिटी ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट एंड इक्विपमेंट, वर्क एनवायरनमेंट और इक्विपमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए। इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर्स, अब सिस्टम और प्रोसीजर जो है, जो आपका अमल दखल है, वो इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, बिहेवियर एंड एबिलिटी ऑफ पीपल, लोगों का बिहेवियर और एबिलिटी। फॉर एग्जांपल, इफ यू इंटेंड टू कैरी आउट एन इंस्पेक्शन वंस अ वीक, यू कैन प्रोएक्टिवली मेजर हाउ मैनी यू एक्चुअली परफॉर्म। अगर आप एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर आप एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते बाद एक इंस्पेक्शन करते हैं इदारे की, एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाते हैं, तो 1 साल में एक्चुअली कितनी दफ़ा आप लोगों ने इंस्पेक्शन कर ली, तो हम 1 साल के अंदर 48 दफ़ा, 48 दफ़ा हम एक इदारे की इंस्पेक्शन कर चुके होते हैं। ठीक है, अब आता है कि अ गुड प्रोएक्टिव इंडिकेटर शुड बी, एक बेहतरीन प्रोएक्टिव इंडिकेटर क्या होता है कि उसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, इजी टू मेजर होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए टुगेदर, रेलिवेंट टू द ग्रुप हुज परफॉर्मेंस यू आर मेजर। अब जिस ग्रुप का आप मेजरमेंट कर रहे हैं उस ग्रुप के रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है, व्हाट आर सम इंडिकेटर्स दैट कुड बी यूज्ड टू प्रोएक्टिवली मेजर हेल्थ एंड सेफ्टी। रिमेंबर, there's no one size fits all when it comes to proactive indicators. Find out what works best for your organization. अब अगर एक इदारे की आपने रिस्क असेसमेंट कर दी, लेकिन क्या एक इदारे की रिस्क असेसमेंट या एक इदारे के अंदर पाए जाने वाले खतरात या एक इदारे के लिए जो आपने रिस्क कंट्रोल्स बनाए हैं, क्या वो तमाम इदारों के ऊपर अप्लाई होंगे? नहीं होंगे। इसलिए हर इदारे की अलहदा प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स है, अलहदा उसकी रिस्क असेसमेंट और अलहदा रिपोर्ट होगी। किसी की एक भी बनी हुई रिपोर्ट किसी दूसरे के ऊपर नहीं चलेगी। ठीक है, अब आता है कि a range of people will be interested in this information both internally and externally. इस चीज़ के अंदर कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? सीनियर मैनेजमेंट, लाइन मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, सेफ्टी एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव और आपके शेयर होल्डर्स। व्हाट इज ऑडिटिंग? ऑडिटिंग क्या है?
Auditing aims to find evidence of whether the current management system complies with the organization's policies and objectives. ऑडिटिंग क्या है? किसी भी इदारे का ऑडिट करना। जैसे नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा फूड ऑडिट होता है, फूड इंस्पेक्टर आता है, फूड ऑडिट करता है, किसी भी होटल वगैरह में चेक करता है कि क्या आया इन लोगों के खाने मायार के मुताबिक हैं या नहीं है। तो ऑडिट के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक एविडेंस इकट्ठे करते हैं इदारे के मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, इदारे की पॉलिसीज़ के हवाले से, ठीक है, कि आया ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ऑडिट हमेशा दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल ऑडिट, एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट। An internal audit is performed by staff within the organization in order to evaluate the effectiveness of the current system. मौजूदा सिस्टम का जायज़ा लेने के लिए इदारे के अपने ही लोग जब इदारे का ऑडिट करते हैं तो उसे इंटरनल ऑडिट कहा जाता है। जब इदारे की ऑर्गेनाइजेशन के अपने ही लोग इदारे का जायज़ा लेते हैं तो उसे इंटरनल ऑडिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इदारे की अपनी सेफ्टी ऑफिसर या सीनियर मैनेजमेंट आके इदारे का ऑडिट करती है कि भाई आया ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, जायज़ा लेने के लिए, तो उसे कहा जाता है इंटरनल ऑडिट। फिर है एक्सटर्नल ऑडिट। एन एक्सटर्नल ऑडिट इज अंडरटेकन बाय अ थर्ड पार्टी टू प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट व्यूज यूजुअली फॉर इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। एक्सटर्नल ऑडिट कहा जाता है जो भी कोई थर्ड पार्टी अगर आपके इदारे में आके ऑडिट करती है, चाहे वो कोई दूसरे स्टेक होल्डर्स हो या कोई भी थर्ड पार्टी अगर हायर की गई हो, तो उसे कहा जाता है एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट इदारे के अपने ही लोग, एक्सटर्नल ऑडिट थर्ड पार्टी अगर आपके इदारे का ऑडिट करती है तो उसे कहा जाता है एक्सटर्नल ऑडिट। इसके अलावा ऑडिट जो है टाइपिकली यूज 3 टाइप ऑफ एविडेंस। ऑडिट के अंदर हम 3 तरह के सबूत इकट्ठे करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या देखा जाता है, आपकी एक्सीडेंट और इंसिडेंट बुक देखी जाती है, आपकी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट की बुक्स फाइल देखी जाती है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखी जाती है कि क्या आया इदारे के अंदर जो जो ख़तरात थे, क्या आया एक सेफ्टी ऑफिसर ने या इदारे ने उन सब को आइडेंटिफाई किया, क्या उन सबको रिड्यूस किया, क्योंकि हमारे पास तमाम रिकॉर्ड्स हमारे पास रिस्क असेसमेंट फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। फिर एक्सीडेंट बुक चेक की कि आया इस इदारे में क्या क्या हादसा हो चुके हैं। उसके बाद इंटरव्यूज़ लोगों से पूछा कि भाई किसी भी शख्स से पूछ लिया आप अपनी फील्ड के अंदर क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस इस्तेमाल कर रहे हैं, सेफ्टी के मुतालिक क्या क्या अमल कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे चीज़ आती है ऑब्जर्वेशन, कि खुद ऑब्जर्व करना। खुद ऑब्जर्व करेगी ऑडिट की टीम। जैसे कोई बंदा अगर मशीन चला रहा है बिना ग्लव्स के चला रहा है, जैसे पिक्चर के अंदर दिखाया गया है कि एक बंदा टांगे ऊपर करके बैठा हुआ है, हेल्थ एंड सेफ्टी के खिलाफ है, बिना किसी पीपीएस के पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के काम कर रहा है, अपनी परवाह किए बगैर काम कर रहा है, किसी भी खराब स्कैफोल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर काम कर रहा है। तो ये सारी क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्व करना, ठीक है। ये 3 तरह के हम सबूत इकट्ठे करते हैं। इसके अलावा वो आपको बताता है कि एज अ मैनेजर यू मे बी इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एन एक्शन प्लान टू डील विद ऑडिट फाइंडिंग्स। एज अ मैनेजर, एज अ सेफ्टी ऑफिसर, आप ऑडिट करने के लिए ऑडिट की टीम के साथ होते हैं और ऑडिट को ढूंढने के लिए एक्शन प्लान बनाने में उनके साथ होते हैं। तो ये है आपका आयोश मैनेजिंग सेफली का मॉड्यूल 7, ठीक है। और अब आपके तमाम मॉड्यूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना नंबर भी इसके अंदर दे दूंगा, आप मुझे अपना मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।